क्लास 8 साइंस की नई पाठ्य पुस्तक है जिज्ञासा, जिसमें चैप्टर नंबर 6 है दाब, पवन, झंझावात एवं चक्रवात। चलिए हम इसके अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं इस वीडियो में। जिज्ञासा बनाए रखें, सही विकल्प का चयन कीजिए। चित्र 6.21 को ध्यानपूर्वक देखिए। ये रहा चित्र। यहाँ पे पात्र गांव में जल भरा जा रहा है। जल भरने की प्रक्रिया रोकने पर पात्रों में जल स्तर होगा। यहाँ पे चित्र देखिए 6.21। तो इस पात्र में देखिए जल को भरते हैं। यहाँ पे अगर जल भरना रोक दिया जाए तो इन पात्रों में जल का स्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो पात्र ग है, ये यहाँ से इस पाइप के माध्यम से ये पात्र ख और क यानी तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब इसमें हम पानी डालेंगे तो ये पानी यहाँ से होते हुए इस पात्र में जाएगा, फिर ये भर जाएगा तो इस पात्र में भी चला जाएगा। जब जल भरना बंद कर दिया जाए तो जल का स्तर एकदम एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा, यानी तीनों में बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों पाइप से आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पात्रों में समान होगा। इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, घा में हम लगाएंगे सभी पात्रों में समान, कारण यदि पात्र आपस में जुड़े हों तो जल सभी पात्रों में समान स्तर तक पहुंच जाता है। चलिए देखते हैं इसका दूसरा सवाल क्या है। एक रबड़ चूसक क को एक समतल चिकने पृष्ठ एवं एक समान चूसक ख को खुरदुरे पृष्ठ पर दबाया गया, तो सही विकल्प हमें चयन करना है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट आप पहले समझिए। ये एक रबड़ चूसक है, जब इसको हम दबाते हैं, अगर ये चिकना पृष्ठ है, ये दीवार है, इसको हम चिपकाएंगे तो ये आसानी से चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर की वायु ख़त्म हो जाएगी और बाहर से वायु दाब लगेगा, जिसके कारण ये दीवार पर आसानी से चिपक जाएगा। कब? जब ये जो पृष्ठ है वो चिकना हो, यानी चिकनी दीवार पर। वहीं खुरदुरे की बात की जाए, जब हम इसको दबाएंगे और दीवार पर रखेंगे, यहाँ से वायु लीक कर जाएगी, यानी बाहर निकल जाएगी, तो वायु दाब जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका हम लगाएंगे ये क चिपक जाएगा जो चिकना है समतल, और खा नहीं चिपकेगा। कारण हमें देना है, चिकनी सतह पर रबड़ चूसक के अंदर की वायु आसानी से बाहर निकल जाती है और बाहर का वायुमंडलीय दाब उस सतह पर चिपका देता है। ठीक, जबकि खुरदरी सतह पर वायु प्रवेश कर जाती है, यानी अंदर वायु चली जाती है, वायु दाब नहीं लग पाता है। तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी आपको रखना है। तीसरा सवाल है, किसी भवन की छत पर एक जल की टंकी h ऊंचाई पर रखा जाता है। भूतल पर जल को अधिक दाब से प्राप्त करने के लिए, यानी जल पे अधिक दाब प्राप्त हो तो हमें करना होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए सही जो विकल्प है ये आपका ये पहला हो जाएगा। जहाँ टंकी रखी गई है उस ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए। जैसे यहाँ पे समझिए, ये जो घर है, अब यहाँ पे घर के ऊपर एक टंकी रखी गई है, ये नल है और यहाँ पे पानी आ रहा है इस नल से। तो अगर हम चाहते हैं कि इस पानी का प्रेशर यानी दाब और ज़्यादा लगे तो क्या करेंगे? इस टंकी को और हाइट पे हम कर देंगे। ज़्यादा हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे करना है। जहाँ टंकी रखी है उस ऊंचाई यानी h को बढ़ा दिया जाए। ठीक, तो कारण क्या होगा? जल दाब जल स्तर की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऊंचाई बढ़ने पर जल का दबाव बढ़ जाता है। ये अगला सवाल है चौथा, काफ़ी ध्यान से समझना है। दर्शाए गए चित्र 6.22 में 2 पात्र क और ख समान स्तर तक जल भरा गया है। यहाँ पे देखिए चित्र 6.22, यहाँ पे जल, ठीक, ये पहले पात्र, ये थोड़ा सा पतला है, ये थोड़ा सा मोटा है, लेकिन जल का स्तर बिल्कुल समान है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोनों पात्रों में लगने वाले दाब, यहाँ पे पी का और पी खा तथा बल एफ का और एफ का संबंध होगा। ठीक, तो यहाँ पे का क्या कहा गया है कि चित्र देखिए और समान स्तर तक जल भरा गया है। यहाँ पे स्तर तो समान है। ठीक, तो देखिए सही विकल्प क्या हमें चयन करना है? यहाँ पे हमें ये चयन करना होगा ऑप्शन नंबर खा। क्यों? क्योंकि देखिए इसके स्तर, जो जल का स्तर है और दोनों की हाइट भी है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है। अभी हमने ये सवाल में देखा, हाइट बढ़ने से दाब बढ़ता है, लेकिन हाइट तो दोनों के एग्जैक्ट बराबर है, तो दाब तो बराबर लगेगा। ये दोनों दाब जो है पी का और पी का, ये दोनों बराबर लगेंगे, लेकिन बल ज़्यादा बड़ा होगा किसका? एफ खा का, क्योंकि ये इसकी मोटाई ज़्यादा है।
तो मोटाई ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात इसका फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, किससे? एफ का से, एफ खा का ज़्यादा होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा एफ का से। इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अगला सवाल है दूसरा सवाल है, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। बिल्कुल सही बात है। कैसे समझेंगे हम इसको? देखिए, एक गुब्बारे अगर हम लें, एक गुब्बारा में अगर हम वायु को भर दें तो गुब्बारे के अंदर वायु दाब तो प्रेशर तो ज़्यादा होगा और वायुमंडल में कम होगा। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अगर खोले तो तेज़ी से हवा निकलेगी। जैसे कि तूफ़ान आ गया अचानक, तो तूफ़ान का यही नियम तो काम करता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं तेज़ी से भाग रही होती हैं। तो वैसे ही ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा सही हो गया। दूसरा है, द्रव केवल पात्र के तल पे दबाव डालता है। एक पात्र में अगर हम जल ले लें, पानी ले लें, क्या इसके तल पे दबाव डालता है? नहीं, दीवारों पर भी डालता है, चारों दिशाओं में डालता है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। चक्रवात अक्षी, देखिए चक्रवात जो है चक्रवात अक्षी जो है मौसम झंझावात होता है। चक्रवात अक्षी में मौसम झंझावाती होता है। झंझावाती का मतलब होता है बारिश आए, तूफान आए, हवाएं बहें, बिजली चमके, वो सारे एक साथ हों, उसको झंझावात बोलते हैं। तो चक्रवात अक्षी, चक्रवात जब सेंटर में हो तो मौसम साफ होता है, ना कि झंझावाती होता है। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं चक्रवात अक्षी। एक चक्रवात में अत्यधिक निम्न दाब का केंद्र होता है, तो जिसे चक्रवात अक्षी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, चक्रवात अक्षी वाले क्षेत्र में वायु शांत होती है, किंतु आसपास के क्षेत्र में तीव्र वायु चलती है एवं भारी वर्षा होती है, लेकिन झंझावात वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट, तड़ित झांझा। तड़ित झांझा का मतलब होता है बिजली भी चमके, वायु भी यानी आंधी तूफान वो सारा के समय हम कार में सुरक्षित रहते हैं। देखिए कभी कभी तड़ित जो है यानी बिजली चमकना अत्यधिक भयावह हो सकती है, आग भी लग सकती है। ठीक है, तो तड़ित के समय यदि आप बस या कार में सवार हैं तो आप अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा, चित्र 6.23 का में रेतीली सतह पर एक लड़के को क्षैतिज रूप से लेटाया गया है। ऐसे लेटा गया है ज़मीन के स्तर पर। ठीक है, और चित्र 6.23 खा में लड़के को ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ दर्शाया गया, यानी ऐसे वो खड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए किस स्थिति में लड़का रेत के अंदर अधिक धंसेगा, कारण दीजिए। देखिए लड़का रेत पर यहाँ पे घसे, क्योंकि यहाँ पे कम क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कम हो तो दाब ज़्यादा लगेगा, क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब कम लगेगा। यही यहाँ पे नियम काम करेगा। इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? आंसर हम करेंगे, लड़का चित्र 6.23 खा में अधिक धंसेगा, यानी इस पे अधिक धंसेगा। ठीक, जब वो खड़ा है। कारण लिखेंगे, जब लड़का खड़ा होता है तो उसके शरीर के भार यानी पैरों के छोटे क्षेत्रफल लगता है, तो क्षेत्रफल कम होने से दाब अधिक लगता है, इसलिए वो रेत में अधिक धंसता है। लेटने पर या भार अधिक फैलने से, ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो दाब कम होता है, अतः वह कम धंसेगा। ठीक, इसमें कम धंसेगा, इसमें ज़्यादा धंसेगा। देखिए ये क्षेत्रफल है और इसका ये पूरा क्षेत्रफल है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है सवाल। एक हाथी अपने चारों पैरों पर खड़ा है। यदि एक पैर द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल जो है 0.25 मीटर स्क्वायर है और हाथी का भार 2000 न्यूटन है, तो हाथी द्वारा स्थल पर यानी ज़मीन पर आरोपित दाब की गणना कीजिए। हमें यहाँ पे प्रेशर की गणना करना है। ठीक, प्रेशर का क्या फार्मूला होता है? देखिए दाब का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यही फार्मूले से हम ये हल कर लेंगे। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये हाथी है, यहाँ पे इसके 4 पैर हैं, तो एक पैर का देखिए क्षेत्रफल कितना है, यानी इसका पूरा एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे कितने पैर हैं? 4 पैर हैं, तो इससे यहाँ पे हमें 4 से गुणा करना होगा ताकि ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाए। ठीक, क्षेत्रफल तो मालूम चल गया। हल दिया गया है, देखिए मान एक पैर का क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर, अतः 4 पैरों का क्षेत्रफल 4 × 0.25 यानी 1 मीटर स्क्वायर हो गया। हाथी का भार है 2000 न्यूटन, और हाथी का भार कितना है? देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 20,000 न्यूटन है। तो हाथी का भार हो गया 20,000 न्यूटन। सूत्र से दाब बराबर बल इंटू क्षेत्रफल। बल कितना लग रहा है? यहाँ पे हो गया 20,000,
क्षेत्रफल कितना है अभी हमने निकाला 1 मीटर स्क्वायर, तो 20,000 बट्टे 1, तो ये आ गया 20,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20,000 पास्कल। ये हो गया दाब। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व कर लेने हैं। अगला सवाल है 5वां। का और खा दो नाव हैं। नाव का के आधार का क्षेत्रफल जो है 7 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आधार का क्षेत्रफल है कितना है, ये हो गया का, इसका है 7 मीटर स्क्वायर, ये थोड़ा सा बड़ा है। और ये दूसरी नाव है खा, इसका कितना है, इसका दिया गया है देखिए 3.5 मीटर स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक, आइए पढ़ लेते हैं पहले। का के आधार का क्षेत्रफल 7 मीटर स्क्वायर है और उसके 5 लोग बैठे हैं। उस कितने हैं, 5 लोग बैठे हैं। नाव खा के आधार का क्षेत्रफल 3.5 मीटर स्क्वायर है और उस पर 3 लोग बैठे हैं, यानी ये दोनों से, यानी इन दोनों में सबसे कम इसी पे है। ठीक, तो प्रत्येक व्यक्ति का भार 700 न्यूटन है। तो पता लगाएं किस नाव में आधार का अधिक दाब लगेगा और कितना लगेगा। चलिए हम इसका देखते हैं। देखिए क्षेत्रफल तो ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल ज़्यादा होने से दाब कम लगेगा, हम तो जानते हैं। इसका क्षेत्रफल तो कम है तो दाब तो ज़्यादा लगेगा, हम तो ऐसे ही यहाँ पे मालूम कर लिए। तो फिर भी इसको हम देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले नाव का के लिए लोगों की संख्या है, इस पे 5 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति का भार है 700 न्यूटन, तो 5 व्यक्ति का भार 7 × 5 = 3500 न्यूटन हो गया। क्षेत्रफल इसका कितना है 7 मीटर स्क्वायर, हमने देखा जो बड़ी वाली नाव है 7 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। देखिए 3500 बल हो गया 3500 न्यूटन और क्षेत्रफल हो गया 7 × 5 = 35, यानी 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका आ गया ये दाब, यानी पास्कल में। ठीक है, पास्कल में बोल सकते हैं। अब खा के लिए लोगों की संख्या 3, एक व्यक्ति का भार 700 न्यूटन, कुल भार 17 यानी 2100 न्यूटन आ गया। क्षेत्रफल देखिए कितना है, दिया गया है 3.5 मीटर स्क्वायर। दाब निकालेंगे बल बटे क्षेत्रफल, 2100 यहाँ पे 3.5, देखिए इसको पॉइंट हमने हटाया तो बट्टे में 10 आ गया। अब इसको व्यवस्थित करते हैं, 35, ये 10 ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये देखिए ये कैंसिल आउट होगा, किससे हम कराएं 7 से, तो 17 × 21। ठीक है, तो ये 7 बार, यानी ये 300 होगा 7 बार में। अब ये होगा, ये भी हो जाएगा 3 × 7 ये 5 से हो गया। ठीक है, अब ये भी हो जाएगा 6 × 5 = 30, यानी 60 से हो गया। ऊपर 60 × 10 ये कितने हो गए 600 न्यूटन हो गया। तो इसका आ गया 600 न्यूटन और इसका कितना है 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा तो यही हो गया छोटी वाली नाव, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसका बल दाब ज़्यादा लग गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ नाव खा का दाब अधिक होगा। अंतर कितना है 600 न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस 500 मीटर स्क्वायर, यानी 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा ऐसे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट ये। तो ऐसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसको। 6 नंबर है, यदि वायु और बादल दोनों विद्युत के सुचालक होते तो क्या तड़ित उत्पन्न होती। अपने उत्तर का कारण दीजिए। देखिए सामान्यतः जो वायु होता है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि वायु और बादल दोनों विद्युत के सुचालक कर दिए जाएं तो तड़ित उत्पन्न होगा, यानी बिजली चमकना या क्या उत्पन्न हो सकता है। आंसर लिखेंगे नहीं। यदि वायु और बादल दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं तो तड़ित समान रूप से उत्पन्न नहीं होता। कारण में तड़ित तब उत्पन्न होता है, देखिए यहाँ पे कैसे उत्पन्न होता है, जब बादल के धन और ऋण आवेश अलग अलग जमा हो जाते हैं तो फिर अचानक प्रवाह होता है जो विद्युत सुचालक होती है, जो सामान्यतः विद्युत सुचालक होती है, जो सामान्यतः विद्युत कुचालक होती है, इसलिए आवेश कुछ हद तक अलग अलग जमा रहते हैं। यदि वायु और बादल जो है सुचालक होते हैं तो आवेश धीरे धीरे संतुलित हो जाते हैं और अचानक विद्युत प्रवाह नहीं होता, अर्थात तड़ित चमक उत्पन्न नहीं होती। 7 नंबर देखिए, यदि बोतल में जल एक निश्चित ऊंचाई तक भर दिया जाए तो दर्शाए कि चित्र 6.24 के अनुसार दो समान गुब्बारे कौन से हैं, का और खा क्या होगा। क्या दोनों गुब्बारे फूलेंगे, यदि हाँ तो क्या वो समान रूप से फूलेंगे। अपने उत्तर को समझाइए। उत्तर लिखेंगे हम ऐसे, देखिए हाँ दोनों गुब्बारे फूलेंगे और समान रूप से फूलेंगे। कारण में द्रव का दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई या गहराई पर निर्भर करता है, यानी द्रव जितना ऊंचा हो तो दाब ज़्यादा लगेगा, नीचा हो तो दाब कम लगेगा।
यहाँ पे चित्र 6.24 में दोनों गुब्बारे समान ऊंचाई पर हैं, ठीक है, यानी दोनों जो छेद हैं वो समान हाइट पे हैं। तो क्या होगा, तो दोनों गुब्बारे समान, तो इसे समान दाब लगेगा, ठीक है, और अभी दोनों समान रूप से फूलेंगे भी। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा है 8वां, व्याख्या कीजिए कि झंझावात चक्रवात में किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, चक्रवात महासागर के गर्म जल के ऊपर बनने वाले बड़े झंझावात होते हैं। तो कैसे परिवर्तित होता है, ये पूरी प्रक्रिया यहाँ तक आपको कर लेनी है इस आंसर में। अगला सवाल है 9 नंबर, चित्र 6.25 में गर्मियों के दोपहर के समय समुद्र तट पर पेड़ों को दर्शाया गया है। ये रहा, पहचानिए क और ख स्थल किस ओर है। कि स्थल इस ओर है, ये स्थल इस ओर है, ये क पाठ है, ये ख पाठ है, ठीक। अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हम लगाएंगे स्थल क की ओर है, यानी इस तरफ है, ठीक है। और देखिए पेड़ भी इसी यानी क की तरफ झुके हुए हैं, स्थल की ओर झुके हुए हैं। कारण में गर्मियों के दोपहर में स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। धरती गर्म हो जाती है, समुद्र देर से गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म वायु से ऊपर उठकर, यानी स्थल के ऊपर जो गर्म वायु है ऊपर उठकर निम्न दाब क्षेत्र बनाती है, तो समुद्र उच्च दाब रहता है, इसलिए हवा समुद्र से स्थल की ओर बहती है। यानी इस ओर समुद्र है, इस ओर स्थल है, तो हवा ऐसे जाती है इस डायरेक्शन में, इसीलिए ये पेड़ झुक गए हैं क की तरफ, इसलिए हवा समुद्र के स्तर की ओर चलती है। चित्र में पेड़ क की ओर झुके हुए, इसका अर्थ है कि हवा ख से क की ओर चल रही है, अतः क स्थल है और ख समुद्र है, इस तरफ समुद्र है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल, ऐसे किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए जो दर्शाए कि वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। हम बैलून वाला प्रयोग कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे उच्च दाब है और यहाँ पे निम्न दाब है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अगर इसको बैलून को हटा भी दें, इसको खोल दें, तो बैलून के बाहर वाला क्षेत्र क्या है, निम्न दाब क्षेत्र, और अंदर वाला उच्च दाब क्षेत्र हो जाता है। इसका आंसर हम ऐसे करेंगे। देखिए एक सरल क्रियाकलाप इस प्रकार है, ये पूरी आपको कर लेनी है, अवलोकन है और निष्कर्ष भी है यहाँ पे आखिरी में। 11 नंबर सवाल है, तड़ित झंझा क्या है, इसके निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, जब तड़ित के साथ गर्जन भी होता है तो उसको बोलते हैं तड़ित झांझा। इसका आंसर आपको ऐसे करना है। देखिए जब झांझावात के साथ तड़ित और गर्जन भी होते हैं उसे तड़ित झांझा कहते हैं। निर्माण प्रक्रिया, गर्म और आर्द्र वायु ऊपर उठती है, ठीक। तो ऐसे आपको पूरा कर लेने हैं। अगला सवाल है, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके कारण तड़ित उत्पन्न होती है, यानी पूरी प्रक्रिया हमें बतानी है। देखिए इसका आंसर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हम इसका आंसर यहाँ से करेंगे। देखिए धनावेशित बर्फ़ के हल्के कण ऊपर की ओर गति कर बादल के ऊपर जगह घेर लेते हैं, ठीक है, जगह घेर लेते हैं, और ऋणावेशित भारी जल की बूंदें बादल के नीचे भाग में जमा हो जाती है। तो इस प्रकार बादल में आवेश का पृथक्करण हो जाता है। जब किसी बादल का ऋण आवेश निचला भाग स्थल के समीप आता है तो वो स्थल और आसपास की वस्तु जैसे पेड़ पौधे इमारत धनावेशित हो जाता है, तो ऐसे बनता है तड़ित। तो ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेने हैं, प्रक्रिया हो जाती है। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे ये क्या है, ऋण है, और ये क्या है, धन है। इस तरीके से आवेशित हो जाते हैं तो तड़ित का निर्माण होता है, बिजली का चमकना। सेशन का आखिरी सवाल हमारा है 13, व्याख्या कीजिए कि प्रदर्शन पट यानी बैनर और विज्ञापन पट यानी होल्डिंग्स के छेद क्यों बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे विज्ञापन बने होते हैं तो छोटे छोटे उसमें छेद कर दिए जाते हैं। कारण क्या है, कारण है कि विज्ञापन और होल्डिंग्स के छेद इसलिए बनाए जाते हैं ताकि तेज़ हवा उनसे होकर निकल सके। यदि बैनर या होल्डिंग में छेद ना हो, तेज़ हवा उन पर अधिक बल लगाएगी जिससे फट सकते हैं, गिर सकते हैं। छिद्रों से हवा गुजर जाती है जिनसे उस पर लगने वाले दाब और बल कम हो जाता है, इसलिए बैनर और होल्डिंग्स अधिक सुरक्षित रहती है, नहीं वह गिरने से बच जाते हैं इसीलिए। तो इसके साथ समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।